Hello to everyone. So I hope you all are doing really well, and I welcome you all on this Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. So आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रिगार्डिंग। उसमें हम लोग बात करेंगे कि 2015 में जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था एपीएफसी का, उसी के रिगार्डिंग जो है उन्होंने 2016 में पूरा प्रोसेस ख़त्म किया था। तो उसके बाद जो है उनका कितना कट ऑफ रहा, कितने बच्चों ने अपीयर किया, कितने ने अप्लाई किया, क्या फाइनल मेरिट लिस्ट थी, कितने इंटरव्यू में अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कितने मार्क्स दिए गए थे, तो वो सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे और एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि एपीएफसी में इस तरीके से आगे क्या हो सकता है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एपीएफसी का अभी तक नोटिफिकेशन तो ऑब्वियसली नहीं आया और प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि हाँ अब पॉसिबली है कि नोटिफिकेशन आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ कल नोटिफिकेशन आने वाला है या अगले महीने आएगा, ज़रूर आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी दिल जी जान के साथ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे और अभी पेपर ख़त्म होके हटा है, तो वो स्टूडेंट्स की जो लेवल है प्रिपरेशन का, ऑब्वियसली ईपीएफओ में जो उनका पोजीशन है वो भी बहुत अच्छे लेवल का है। एपीएफसी तो ऊपर है ही है, लेकिन ये वाली जो पोजीशन है ईईओ की जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छे लेवल की है। तो उनकी प्रिपरेशन लेवल यहाँ पे है, ठीक है, जितने भी ईपीएफओ के एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे है। अब ये प्रिपरेशन जो है आपने नीचे नहीं रखनी है, क्योंकि आपके पास एक सामने अपॉर्चुनिटी है, दैट इज एपीएफसी। अब जो बच्चा एपीएफसी की तरफ देख रहा होगा वो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, वैकेंसी पता चल जाएगी, तो पूरी दुनिया मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो एकदम सतर्क हो जाएगा। नोटिफिकेशन आया है, वीडियो बना देंगे या पढ़ना शुरू कर देंगे, फिल कर देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा नोटिफिकेशन से पहले पहले अपनी जो प्रिपरेशन रखता है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद ना उसका डिमोटिवेशन होता है, ना ही वो ये सोचता है कि नहीं यार मेरा नहीं होगा, और वो एकदम अपना जो मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस होता है उसका ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसने उस टाइम पे पढ़ाई की होती है जिस टाइम पे बहुत कम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्योंकि मेजरली यही है कि नोटिफिकेशन आया तभी पढ़ेंगे। तो मेरा वीडियोस बनाने का एपीएफसी का यही मतलब है कि एपीएफसी की पोजीशन काफ़ी टाइम से नहीं आई है, अब मोस्ट प्रॉबेबली आएगी, और आपका जो ईपीएफओ का लेवल है यहाँ तक है। अब आगे चाहे आपका ईपीएफओ का एग्जाम अच्छा नहीं गया या बहुत अच्छा गया, दोनों तरीके के कैंडिडेट बिल्कुल आगे की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। समझ आ गया? सो इसको नीचे नहीं गिराना है, इसको ऊपर ही रखना है, इतना आपने याद रखना है। और यही वीडियोस बना बना के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस रहेगी तभी वो एक्शन जो है हमारा होगा। अंडरस्टैंड? तो चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा यह है कि यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2015 में, तो उसकी जो वैकेंसीज थी वो 170 वैकेंसीज थी, 170 वैकेंसीज थी। सो हम लोग यही 170 वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे कि उस टाइम पे कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 170 वैकेंसीज के ऊपर अपीयर किया था एग्जाम। अप्लाइड का नहीं बताया, अपीयर जो कैंडिडेट्स थे उनके कितना क्या था। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 लोगों ने, या फिर 1,63,316 पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, अब ये कैंडिडेट्स का जो सेग्रीगेशन है ये यूपीएससी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियली उन्होंने ये सब चीज़ें स्टेटमेंट दी है, वहीं से मैंने उठा के आपको बताया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है जनरल में 78,760 कैंडिडेट्स थे, 50,000, 27,000 और 7,000, इस तरीके से ये सेग्रीगेशन है। ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। इतना ज़रूर है कि 1,63,000 ने अपीयर किया था इस एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कैंडिडेट जो है ये फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 170 पोजीशन थी, ऑब्वियसली इतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस टाइम पे कट ऑफ कितनी गई थी। तो कट ऑफ की अगर बात करें 170 वैकेंसीज के लिए, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो हुआ था, देखो पैटर्न तो सिमिलर ही है, ईपीएफओ वाला ही है, क्योंकि ये ईपीएफओ का ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एपीएफसी का पोजीशन होती है। सो रिक्रूटमेंट टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो अंडर अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उसका मिनिमम जो कट ऑफ होता है वो 66.5 गया था उस टाइम पे, 66.5। नेक्स्ट इज ओबीसी की बात करें तो 60.5, एससी की बात करें तो 56.5, और अगर एसटी की बात करें तो 54.5 कट ऑफ गया, और फिजिकली हैंडीकैप की अपनी अपनी कट ऑफ गई थी। समझ आ गया?
तो इसमें एग्जाम में यही देखने को मिलता है कि यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70% ऑफ द पेपर इन ऑर्डर टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, क्योंकि ये कट ऑफ क्लियर करना इज डिफरेंट थिंग एंड मेरिट लिस्ट में नाम लाना इज डिफरेंट थिंग। देखो उसके बाद क्या है, इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में 50 नंबर कट ऑफ है, 45 मार्क्स 40-40। तो इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन किस बच्चे की हुई है जिसके मार्क्स 268.37 है, 249.86 है, 234.74 है। इस तरीके से ये फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आप देखिए कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए हैं, वो तो कट ऑफ की बात हो गई थी रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर और इंटरव्यू के अंदर और फाइनली जो सिलेक्टेड कट ऑफ था, बट इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना स्कोर किया गया है वो देख लेते हैं। सो कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी में अनरिजर्व का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 297.33 है, 297.33। अगर ओबीसी की बात करें तो 273.25 है। तो देखो डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास 260.81 है और एसटी की बात करें तो 249.25 है, 249.25 है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स अगर देखें तो 297.33, उसके बाद 273। तो आप देखिए डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन के अंदर मिल जाता है। और जो टोटल मार्क्स है रिटन के अंदर वो है 100 मार्क्स। सो दैट मीन्स वही मैंने बताया कि 100 में से 70% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। वैसे अगर देखें तो अनरिजर्व की 66.5 लगभग गई थी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना यहाँ पे चीज़ आपको लानी पड़ेगी। अब यहाँ से हमें पता चल जा रहा है क्लियर पिक्चर, we need to at least get 60 to 70% of marks in order to see our name in the merit list. Understand? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। Now next question is, next point is that total marks of interview were 100. तो 100 में से if you are getting like 45 marks तो आपको लाने ही पड़ेंगे, that is the minimum criteria for this particular. But interview में students जो है ज़्यादा से ज़्यादा score कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेटेज है 75:25, तो 75-25 रेशो इसमें दिया गया है। नाउ इसके अलावा सो दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो ये सारा जो पीडीएफ है, ये सारा जो डिटेल है यूपीएससी का, दैट सिंपली शोज रिगार्डिंग वन थिंग दैट कॉम्पिटिशन इज कट थ्रोट। कॉम्पिटिशन में कोई आपको सेकेंड थॉट नहीं मिलेगा कि थोड़ा ईजी होगा, मेरी क्लास के अंदर 2-3 बंदे थे तो शायद बच्चे कम आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली उनको जो है वो 100, 150, 300 बंदा ही चूज़ करना है और वो 300-400 बंदा तो अपने टाइम पे पढ़ ही रहा होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन टू यू दैट आपका आज का एग्ज़ाम हुआ है, आप उस लेवल को अप ही कीजिएगा, अपग्रेड ही कीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है। क्या पता आपका इस एग्ज़ाम के अंदर आई वॉन्ट कि हो जाए, अगर नहीं होगा तो आपके पास दूसरा एग्जाम एपीएफसी वाला होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है, तो कभी वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी। मैं ये नहीं कहता कि कल निकलेगी या अगले महीने निकलेगी, वो प्रिडिक्शन करना इलॉजिकल रहता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनती है कि हम लोग जो अपनी तैयारी है, दैट इज़ ईपीएफओ का जो आपका तैयारी अभी का चल रहा है, उसी को ही भूलिएगा नहीं, उसको अपग्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वही चीज़ आप थोड़ा नीचे करते जाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो जो रिदम होगी आपकी ख़राब हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स इज, आप किसी भी बच्चे को पूछ लीजिएगा जो अल्टीमेटली मेरिट लिस्ट के अंदर अपना नाम देखता है, वो बच्चा होता है जिसने कम से कम उस टाइम तक तो पढ़ाई किया होता है, मतलब जब से वो नोटिफिकेशन से पहले वो खूब अपना दिल लगा के पढ़ाई कर रहा होता है। अदरवाइज नोटिफिकेशन के बाद तो हर कोई पढ़ाई कर ही लेता है। तो मेरी सिर्फ इतनी एडवाइस है, अभी जो एग्ज़ाम है आपका, जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। मैंने उसको पूरा एनालिसिस कर लिया है, देख लिया है, और इजी टू मॉडरेट लेवल के अंदर कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, समझ आ गया। सो आप चाहे जिस तरीके से भी आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है, जैसे भी अटेम्प्ट किया है, मैंने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सवाल कराए थे आपको, ऐसे सवाल भी कराए हैं जो एग्जैक्टली पेपर में आए हैं, और मैं उसका एविडेंस भी लाऊंगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की क्लासेस मेरी लगाई होंगी, डेफिनेटली उनको हेल्प हुआ होगा फॉर श्योर, ठीक है। और मैं जो बोलता हूँ फंडामेंटल्स मतलब एनसीईआरटी, बस वही चीज़ें हैं, उससे आगे पीछे जाना ही नहीं है, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर कोई दिक्कत है कमेंट के अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं,
एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम. ठीक है, थैंक यू.